के लिए। तो चलिए स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर शहनवाज चौधरी भारतीय जी, जो कि रिच पीपल ग्रुप के फाउंडर हैं और आज अपना भंडार लेकर आ गए हैं नॉलेज का, ढेर सारा ज्ञान का, कि कैसे हमारे रिलेशनशिप्स को बेटर करेंगे। हेलो एंड वेलकम सर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो सर वी आर वेरी हैप्पी, और जैसा कि हमने स्टार्ट किया है कि रिच पीपल ग्रुप, तो सर रिच पीपल ग्रुप क्या है और इससे हमारे रिलेशनशिप्स का क्या देखिए, ताल्लुक है? रिच पीपल ग्रुप तो हमारा एक बिजनेस ग्रुप है जिसमें हम लोग जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, छोटे बड़े सभी तरह के, उनको हम लोगों का मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जब पैसा तो आ जाता है लोगों के पास, बिजनेस भी कर लेते हैं, जॉब भी ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप ठीक नहीं रहते हैं। और ऐसे पैसे का, ऐसी चीज़ों का क्या फ़ायदा कि परिवार ही साथ नहीं है। तो फिर हमने तय किया कि उनको हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी सिखाएं, जिसमें सिर्फ रिलेशनशिप ये नहीं कि फैमिली रिलेशनशिप, इसमें स्टाफ और ओनर के बीच का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, हमारे बाकी रिलेशन से किस तरह से हमें संबंध बनाने हैं, प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। जो एमपी एमएलए को हम लोग सिखाते हैं कि भाई आप सांसद बन गए, विधायक बन गए, लेकिन कल को आपके बच्चे, आपके परिवार के लोग, रिश्तेदार वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग इसमें ट्रेनिंग देते हैं कि कम से कम उनके रिलेशन ठीक हो जाए। तो सर मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप पॉलिटिकल एडवाइजेस देते हैं, मैनेजमेंट सिखाते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो इसमें आपको रिलेशनशिप ट्रेनिंग का थॉट कैसे आया, कैसे? जैसे मैंने अभी बताया, क्या होता है कि जब आप बहुत कुछ कर रहे होते हैं, तो आपका बहुत सारा समय बहुत सारी ऐसी जगह लग रहा होता है जो फैमिली को ऐसा लगता है कि हमारा समय हमें मिलना चाहिए। खासकर से जो अभी यंग हैं, जिनकी अभी शादी हुई है, अब पॉलिटिशियन बन गए, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो 24/7 पब्लिक के बीच में रहता है। ऐसे बिजनेसमैन, जिसने नया बिजनेस शुरू किया, उसको फैमिली को समय नहीं दे पाएगा। फैमिली को लगेगा कि वो हमें समय नहीं दे रहा है और वो ये बोलेगा कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो रिलेशनशिप में एक डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। तो जब हमने देखा कि हम उनको ट्रेन तो कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो पता चला कि वो मेंटली उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं है, घर में इश्यूज चल रहे हैं। यहाँ से हमने बहुत पॉजिटिव करके भेज दिया, अब घर में तो उसे ज़्यादातर समय गुजारना है, अब वो वहाँ नेगेटिव हो गया। वाइफ अलग बोल रही है, बच्चे अलग बोल रहे हैं, माता-पिता अलग तरह से बोल रहे हैं, उसको टोन मारी जा रही है। कई बार उसकी अचीवमेंट्स पर सेलिब्रेशन नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, उसको मोटिवेट नहीं किया जा रहा, तो व्यक्ति डिमोटिवेट हो जाता है। आप अच्छा कर रहे हैं और आपको कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा। और मैं मानता हूँ दिव्या, सबसे बड़ा दुःख ये होता है कि आप कुछ अचीव करें और आपके पास उसको सेलिब्रेट करने वाला कोई अपना ना हो। ये बहुत बड़ा दुःख होता है और मैंने जीवन में कुछ ऐसी घटनाएँ देखी, तो मैंने तय किया कि नहीं, कम से कम मैं लोगों को बताऊँगा कि भई क्या क्यों ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है, नाम, इज़्ज़त, शोहरत सब ज़रूरी है, लेकिन वो परिवार भी ज़रूरी है। तो इसलिए हमने तय किया कि हम ये शुरू करें। राइट, क्योंकि सर बिल्कुल सही कहा आपने कि जो भाग-दौड़ भरी हमारी लाइफ़स्टाइल है आजकल, स्पेशली यंगस्टर्स, तो हम लोग बहुत ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं और कहीं न कहीं जो हमारी रूट्स हैं या जो हमारी फैमिली है उसको हम पीछे छोड़ देते हैं। बट सर, क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर कोई भी रिश्ता है या कपल है कोई, अगर इनका रिलेशन बहुत खराब हो चुका है, तो उसको कैसे मधुर बनाया जाए, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो कोशिश ये होनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जब बच्चों की शादी है या जब वो रिलेशनशिप में जा रहे हैं, इवन हस्बैंड वाइफ ना होकर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हैं, तब भी उन्हें सीखना चाहिए कि मेल साइकोलॉजी कैसे काम करती है, फीमेल साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ज़्यादातर लोगों को हमारे स्कूल कॉलेज में, मतलब हमारा बदकिस्मती कहेंगे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उन्हें वो चीज़ें नहीं सिखाता कि वो लाइफ़ के लिए रेडी हो जाएँ। जैसा एक बड़े एंटरप्रेन्योर हैं, इन्फोसिस के चेयरमैन, उन्होंने कहा था कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो इंडस्ट्री फिट नहीं है। ऐसे ही जो हमारे बच्चे, लड़के-लड़कियाँ शादी करना चाहते हैं, वो मैरिज के लिए फिट नहीं है, वो रिलेशनशिप के लिए फिट नहीं है। कारण क्या है? वो फिज़िकली तो डेवलप हो गए हैं उतने, लेकिन मेंटली डेवलप नहीं हुए। साइकोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। उनको ये मालूम ही नहीं है कि फीमेल क्या चाहती है और जब कोई फीमेल कुछ बोल रही है तो उसका अर्थ क्या है? जब कोई मेल बोल रहा है, जैसे कोई फीमेल कहती है कि भई मैं नाराज़ हूँ, मैं बात नहीं करना चाहती। तो एक्चुअली वो ये नहीं कह रही मैं बात नहीं करना चाहती। वो ये कह रही है मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आज मैं बहुत परेशान रही हूँ, कम से कम मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन क्योंकि उसे वो शब्द नहीं आते हैं, तो वो अपना गुस्सा दिखा रही है, लेकिन वो गुस्सा नहीं है। अच्छा, मेल साइकोलॉजी क्या कहती है? जब मेल कहता है कि मैं नाराज़ हूँ, मुझे बात नहीं करनी, तो मेल एक्चुअल में यही कह रहा होता है। लेकिन फीमेल क्या सोचती है? अच्छा, जब मैं ऐसा कहती हूँ मैं नाराज़ हूँ, मुझे बात नहीं करनी, तो एक्चुअली मैं बात करना चाहती होती हूँ। तो फीमेल क्या करती है? फीमेल उसको और पास आती है कि नहीं, सुनो तो सही, बताओ तो सही क्या हुआ? अब प्रॉब्लम ये है कि मेल जब कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो एक्चुअली उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। उसे अच्छा लगता है। फीमेल जब कहती है मुझे अकेला छोड़ दो, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये बातें कोई बताता नहीं है।
राइट। अच्छा, जब पता चलती है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इसलिए हमने शुरू किया है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, एमपी एमएलएज़ हैं और जो बिज़नेसमैन हैं, उनके बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं। ओके। बिफोर मैरिज वो ट्रेनिंग कराते हैं। वो अगर 18 साल से बड़ा लड़का-लड़की है तो उसको सिखाते हैं कि बेटा जाओ मेल साइकोलॉजी, फीमेल साइकोलॉजी सीख कर आओ। ओके। ताकि तुम्हें पता रहे कि जब कोई मेल कुछ कहता है तो क्या कहना चाह रहा है, फीमेल कुछ कह रही है। और ये तो मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया, ऐसे पचासों एग्ज़ाम्पल हैं, जिसमें कभी पता ही नहीं चल पाता कि फीमेल एक्चुअल में चाहती क्या है। और ये मैंने भी अपने अनुभव से सीखा, हमने भी बहुत सारी गलतियाँ की, कई बार हमें भी नहीं पता था, बहुत सारी किताबें भी पढ़ी, क्योंकि मैं साइकोलॉजी में भी मैंने स्टडी किया, 50 से ज़्यादा डाइवोर्स रोक चुका हूँ मैं। तो रिलेशनशिप चाहे कितने ही खराब हो जाएँ, अगर दोनों तैयार हैं कि हम वी वांट टू मेक ए गुड स्टार्ट और न्यू स्टार्ट, तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बट मेन प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है ये। ये इसका बाकी चीज़ों से, फाइनेंस से या बाकी चीज़ों से उतना संबंध नहीं है, सोच से बड़ा संबंध है। एंड आल्सो ईगो सर, आई थिंक ईगो भी बात की बात है। पहली चीज़ है साइकोलॉजी। अगर हम एक-दूसरे को साइकोलॉजिकली, मतलब वो कहते हैं ना कि हमारी कंपैटिबिलिटी मेंटली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मेंटली अगर हम स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड हैं एक-दूसरे से, तो फिर वो चीज़ें सेकेंडरी हैं। ईगो तो दोनों में रहता है, मेल ईगो भी है आज की डेट में, और मेल ईगो तो आज से थोड़ी है। आपको तो पता है कि समाज ने महिलाओं को कितना दबा कर रखा हमेशा से ही। तो मेल ईगो तो रहता ही है। और अब फीमेल को भी क्योंकि अपने राइट्स पता है, फ्रीडम है, तो वो भी, उनमें भी एक ईगो आ गया है कि, और खासकर से जो सेल्फ डिपेंड है, जो अभी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाहर हैं और अपने, ठीक है रिलेशनशिप में है, बट वो डिपेंड नहीं है फाइनेंशियली या बाकी चीज़ों से, तो वो क्यों दबेंगी? और दबना भी किसी को भी, या मेल हो या फीमेल हो, दबने का तो कोई सेंस नहीं बनता। मैं मानता हूँ कि हम इक्वल हैं और हमें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अगर ईगो भी है तो उसे भी समाप्त किया जा सकता है। राइट। बट प्रॉब्लम क्या, बात ही नहीं करते लोग। ये ऐसा टॉपिक है जिस पर पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं करते, जो रिलेशनशिप में वो आपस में बात नहीं करते। मतलब कभी, आई डोंट नो, कुछ लोग जो सुनेंगे उन्हें बुरी लग जाए, लेकिन जो 5-5, 6-6 साल से रिलेशनशिप में हैं, वो एक दूसरे की लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं पता उनको। अगर उनसे पूछ लिया जाए ना कि 5 लाइक और डिसलाइक बताओ, तो वो बता नहीं पाएंगे। सर आई एम श्योर आपके पास बहुत सारे कपल्स आते हैं, ऐसा कुछ हमें एग्जांपल बताओ। नहीं, किसी की लाइफ से, चलो जनरलाइज करता हूँ। जैसे एक बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ डाइवोर्स थी वो फैमिली, और 13 साल से वो लोग शादीशुदा थे, और उससे पहले लव मैरिज थी। और ये लव मैरिज का भी एक फैक्ट है जो शायद कई लोगों को बुरा लगेगा। 10 साल तो छोड़ दीजिए, अगर 5 साल बाद भी जिन लोगों ने लव मैरिज किया उनसे दोबारा पूछा जाए कि क्या आप इसी लड़के या लड़की से शादी करेंगे, तो मैं लिख कर दे सकता हूँ 90% यही, नहीं मैं नहीं करूँगा इससे, कि दोबारा भी यही गलती थोड़ी करनी है। मतलब फिर ऐसा क्या हुआ? तो कुछ गलतियाँ हुई। तो जैसे वो कपल का मैं बता रहा था, वो आए तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा आपके हस्बैंड को किस तरह की मूवीज़ पसंद है? क्योंकि हमारा जो काउंसलिंग सेशन होता है उसमें पहले हम लोग अलग-अलग बात करते हैं। हस्बैंड से अलग, वाइफ से अलग, और फिर दोनों को साथ बिठाकर बात करते हैं। वो भी उनकी सहमति से। अगर कई बार ऐसा होता है वो चाहते हैं कि नहीं, हम फर्स्ट मीटिंग में साथ नहीं बैठेंगे क्योंकि दोनों अलग-अलग रह रहे हैं, तो फिर हम उनको 2, 3, 4 मीटिंग के बाद साथ बिठाते हैं। तो मैंने पहले वाइफ से पूछा हस्बैंड के बारे में, उनकी फेवरेट डेस्टिनेशन कौन-सी है, रिलेशनशिप में उन्हें क्या पसंद है, किस तरह का मूड उनको, क्या चीज़ें गुस्सा करती हैं, क्या चीज़ें खुशी देती हैं। कुछ-कुछ चीज़ें सही बताई, 90% चीज़ें गलत बताई। वहीं जब हस्बैंड से पूछा गया तो वहाँ भी ऐसा ही था। वो भी नहीं बता पाए उनकी वाइफ को